Good morning students. Today we discuss the NCERT exercise solution class 8th history chapter 4 tribals the Echo and the vision of golden age। तो जैसा कि इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था, जो ट्राइबल्स थे वो जंगल के अंदर रहने वाले लोग थे, लेकिन कुछ समय बाद दिक्कूज जो कि बाहर से इंटरफेयर करने वाले लोग थे वो आए और उन्होंने जो नए नियम हैं या नए लॉज बनाने शुरू कर दिए, जिससे जो ट्राइबल्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई और उन्होंने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। फर्स्ट वी डिस्कस द फिलिंग ब्लैंक्स। फर्स्ट द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल्स एज विल्ड एंड सैवेज। जो ब्रिटिश लोग थे वो ट्राइबल्स पीपल को जंगली और बर्बर मानते थे। नेक्स्ट द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नाउ हैज ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। यानी कि जो झूम खेती करते थे उसमें जो बीज बीजते थे उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटरिंग का नाम दिया जाता था। द ट्राइबल चीफ गॉड डैश टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो चीफ था उसे वह किस चीज़ का अधिकार दिया गया, तो उसे लैंड का अधिकार दिया गया। ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम। असम के अंदर वो कौन सा वर्क करते थे, तो टी प्लांटेशन का करते थे। देन बिहार के अंदर वो कोल माइंस का काम करते थे। नेक्स्ट वी डिस्कस ट्रू और फॉल्स। झूम कल्टीवेटर्स प्लग द लैंड्स एंड सो सीड्स। यानी कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे वो बीज को उगाते थे और जो लैंड है उसकी प्लगिंग करते थे, यानी कि उसे जोतते थे। तो ये बिल्कुल नहीं था, इट्स फॉल्स। सेकंड, कोकॉन्स वर बाउड फ्रॉम द संथाल एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। तो ये सही था। तो वो संथालों से कोकॉन्स लेके ट्रेडर्स को 5 टाइम ज़्यादा बेचते थे। नेक्स्ट, बिरसा अर्जेंट हिज फॉलोअर्स टू प्योरीफाई देमसेल्फ, गिव अप ड्रिंकिंग लिक्विड एंड स्टॉप बिलीविंग इन दी विचक्राफ्ट एंड सोर्सरी। तो जैसे बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि हमें प्योरीफाई होना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो ये राइट है। नेक्स्ट, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो जो ब्रिटिश लोग थे वो आदिवासियों की ज़िंदगी या वो जैसा जीवन जीते थे वो बचाए रखना चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, वो इसे चेंजेस करना चाहते थे। नेक्स्ट वी डिस्कस द क्वेश्चन व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अंदर जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आई। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड सेटलिंग द झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन फ़ायदे के लिए जो शिफ्टिंग या फिर झूम खेती थी उसे सेटल करना बेहतर समझा। हाउएवर सेटल्ड प्लग कल्टीवेशन डिड नॉट प्रूव टू द हेल्पफुल टू दीज झूम कल्टीवेटर्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आ गई कि प्लगिंग करके कल्टीवेशन करना ये उनके लिए हेल्पफुल नहीं था। सेकंड, दे ऑफन सफर्ड बिकॉज देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड ईयर। तो सेकंड प्रॉब्लम उनके सामने ये थी कि वो कृषि करते थे, वो उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं थी। देन थर्ड, द न्यू फॉरेस्ट लॉ आल्सो अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो जो नए लॉ बनाए गए फॉरेस्ट से रिलेटेड उनसे भी उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई। जैसे शिफ्टिंग और झूम cultivators is usually done on small patches of forest land. Under the forest law, the British extend their control over the all forest and declare that forest were state property. तो पहले वो एक छोटे से भाग के ऊपर कृषि करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंदर ये हुआ कि उन्होंने अपने जो कंट्रोल था वो फॉरेस्ट के ऊपर एक्सटेंड कर दिया और फॉरेस्ट को स्टेट की प्रॉपर्टी बना दी। देन झूम कल्टीवेटर्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन फर्ली। तो वो अब झूम जो कृषि थी वो जंगल में नहीं कर सकते थे। मे वर फोर्स टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवहुड। और उन्हें फोर्स होना पड़ा अदर एरिया के अंदर जाके दूसरा काम ढूंढने के लिए। तो ये फोर्स पॉइंट आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके समय जो ट्राइबल चीफ था
उसकी पावर कैसे चेंज हो गई। द ब्रिटिश चेंज देयर फंक्शंस एंड पावर कंसिडरेबली, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने उसके फंक्शन और पावर्स ही उसे बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे हमने चैप्टर के अंदर रीड किया था कि वो लीडर तो था लेकिन पावर उसके हाथ में अब नहीं थी। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स। तो उसे एक लैंड दी गई विलेज के अंदर, देन उससे रेंट लिया जाने लगा। दे वर डाइवर्स्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसको भी अब डाइवर्स्टेड कर दिया गया। दे वर फोर्स टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाए गए उसे अब उन्हें फॉलो करना पड़ा। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स। देन जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, जैसा वो डिसिप्लिन बनाना चाहती थी, वैसा डिसिप्लिन अब उसे अपने ग्रुप के ऊपर रखना पड़ता था। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉय अमंग्स देयर पीपल, तो जो पहले उसके पास जो अथॉरिटी थी जिसे वो अपने लोगों के साथ एंजॉय करता था वो भी अब उसकी लॉस्ट हो गई। नाउ दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और अब वो अपने जो ट्रेडिशनल काम थे उन्हें भी नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन 5, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेन द दिक्कूस। तो व्हाट इज दिक्कूस, तो दिक्कूस वो लोग थे जो बाहर से आए थे और जो ट्राइबल्स थे उन्हें इफेक्ट कर रहे थे। तो जो ट्राइबल्स थे उनके एंगर होने का क्या कारण था। द ट्राइबल्स वांटेड टू ड्राइव आउट द दिक्कूस मिशनरीज, moneylenders, Hindu landlords and the government because they saw them as the cause of their misery। तो वो उन्हें गरीबी का कारण समझते थे इन सभी को, और वो यहाँ से इन्हें भगाना चाहते थे। The land policies of British were destroying their traditional land system। तो जो ब्रिटिश के द्वारा रूल बनाए गए उससे उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो खत्म हो गया था। Then Hindus, landlords and moneylenders were taking over their land। जो बड़े बड़े लैंड लॉर्डर्स थे वो उनकी भूमि के ऊपर अब कब्जा करने लगे। मिशनरीज वर क्रिटिसाइज देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरीज थे वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज करने लगे। देन अंडर ब्रिटिश रूल द ट्राइबल चीफ लॉस्ट देयर अथॉरिटीज, और कुछ ब्रिटिश लॉ के कारण जो ट्राइबल का चीफ था उसकी जो अथॉरिटी थी वो लॉस्ट हो गई थी। देन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉ, और नए फॉरेस्ट लॉ आने के कारण भी यह सभी लोग दिक्कूस या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बिरसा विजन ऑफ गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू पीपल ऑफ द रीजन। यानी कि बिरसा के अनुसार गोल्डन एज क्या था और जो लोग थे वो उसके फॉलोअर्स क्यों बने। बिरसा टॉक अबाउट golden age as Satyug, an age of truth in which life in the past the tribal peoples would live a good life, construct embankments, tap natural springs, plant trees, orchards and practice cultivation to earn their lives। तो उसके अनुसार गोल्डन एज ऐसा टाइम था जैसे जो पहले का टाइम था जिसमें सतयुग था। देन वो गुड लाइफ जीते थे और जो नेचुरल लाइफ थी वो इंजॉय करते थे, जिसके अंदर वो जो अपना ट्रेडिशनल वर्क था वो करते थे। ही टॉक ऑफ एन एज विच द ट्राइबल्स वुड नॉट किल वन अनदर एंड वुड लिव ऑनेस्ट लाइफ। तो वो ऐसी एज की बात करता है जिसके अंदर वो शांति से रहेंगे और एक दूसरे का कत्ल नहीं करेंगे। हिज गोल्डन एज कंसिस्टेड ऑफ रिफॉर्म ट्राइबल सोसाइटी इन विच देयर वाज नो प्लेस फॉर विक्स लाइक लिक्वर, uncleanness, witchcraft and sorcery, and outside force like the missionaries, Hindu landlords, money lords, traders and the European। तो वो ऐसी फ्यूचर की कामना करता है जिसमें उनकी सोसाइटी है उसके अंदर साफ सफाई होगी और कोई भी शराब वगैरह ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करेगा। देन जो दिक्कूस या जो आउटसाइडर्स हैं वो उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। द विजन वाज अपीलिंग टू द ट्राइबल पीपल्स एज ऑल द Wicks and outside force that Birsa talked about were indeed thought of by everyone as the root causes of their misery। तो इस प्रकार ये सभी जो बातें थीं वो लोगों को अच्छी लगी, देन वो उसे फॉलो करने लगे।
वी आल्सो डिस्कस इन हिंदी मीडियम। तो अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। जंगली और बर्बर। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को बिखेरना या फिर खिलारना कहते हैं। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखिया को भूमि का स्वामित्व मिल गया। असम के लोग चाय बागानों और जो बिहार की है वहाँ पे कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी हैं वो जाने लगे। देन वी डिस्कस ट्रू एंड फॉल्स। तो झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। इट्स नॉट ट्रू। व्यापारी संथालों से कृमिकोश खरीदकर उसे 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। इट्स राइट। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया और वह अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोनों जैसे प्रथाओं में यकीन न करें। तो ऐसा उसने कहा था। इट्स राइट। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, यह बिल्कुल गलत था। देन डिस्कस द क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन में घुमंत काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं आई? तो उनके सामने कई समस्याएं आई, जैसे अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंत काश्तकारों को एक जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, तो इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो गई। देन घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होने लगी क्योंकि उससे पैदावार कम मिलती थी। घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध किया क्योंकि वह घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। देन फोर्थ में हम लिख सकते हैं कि जो जंगलों के नए कानून बने उनसे भी उन्हें काफ़ी समस्याएं होने लगी, जिससे वो जंगलों में ना शिकार कर सकते थे ना ही फल वगैरह खा सकते थे। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखिया की ताकत में क्या बदलाव आए? तो जैसा हमने देखा कि उसकी ताकत में बहुत बदलाव आए। आदिवासी मुखिया के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। देन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए उसे पालन करने के लिए मजबूर किया गया। आदिवासी मुखिया को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था, यानी कि उसे टैक्स देना पड़ता था। देन जैसे अंग्रेज पॉलिसीज बनाते थे वो पॉलिसी उसे अडॉप्ट करनी पड़ती थी। आदिवासी मुखिया के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही। वह परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए, यानी कि जो उनका ट्रेडिशनल वर्क था वो भी अब नहीं कर सकते थे। देन वो फ्रीली अब जंगल के अंदर नहीं घूम फिर सकते थे। तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? जो दिक्कू वो लोग थे जो बाहर से आए थे जो कि इफेक्ट कर रहे थे। तो दिक्कू आदिवासी मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार, अंग्रेज अधिकारियों को दिक्कू कहते थे। तो जो लोग बाहर से आए थे उन्हें इफेक्ट कर रहे थे उन सभी को दिक्कू कहते थे। आदिवासी दिक्कुओं को अपनी गरीबी और दयनीय अवस्था का कारण मानते, तो वो गरीबी का उन्हें कारण मानते थे। आदिवासियों का मानना था कि कंपनी भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, यानी कि जो उनका ट्रेडिशनल वर्क था उन्हें नष्ट कर रहे थे वो। आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं, यानी कि जो उनकी लैंड है उनके ऊपर वो कब्जा करते जा रहे हैं। आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं, यानी कि जो उनका धर्म है उसे वो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे दिक्कू लोग। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? तो बिरसा की नज़र में जो स्वर्ण युग था उसके अंदर बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया, जिसमें उसने जैसे शराब छोड़ना, जादू टोने छोड़ना, इन सभी के ऊपर चर्चा की। देन बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे और ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। तो यह सब बातें स्वर्ण युग की बातें थी, उसकी कल्पना थी कि स्वर्ण युग में ऐसा होगा और इन सभी बातों के कारण जो लोग थे वो उसकी ओर आकर्षक हुए।
I think you understand well. If any question or doubt, comment me.